Bismillahirrahmanirrahim. You are watching the Cyclone Chemistry series. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के साथ भी है। लेकिन आज हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम तमाम के तमाम जो बेसिक बातें हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले किसी भी स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है, तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो एक मेजर कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये है, बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि केमिस्ट्री और करंट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मेन ये है कि कैसे मुमकिन है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएं और वहाँ से हम करंट पैदा करें, या हम ये कहें जी हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन नहीं हो रहा और हम उसमें से करंट गुजारेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो बेसिकली जिस तरह अगर हम गौर करें, तो जिस तरह से इस लफ्ज़ पे अगर हम गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, सो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है एंड केमिस्ट्री इज द सेकंड नेम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। के मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में हम ताल्लुक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जरा आते हैं इस बात की तरफ कि कैसे मुमकिन है कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो और वहाँ से करंट पैदा होगा। इससे पहले हम समझते हैं कि करंट क्या है। हम ये बात जानते हैं बच्चों कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। मतलब ये है कि हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन हुआ करती है कि करंट इज इक्वल टू Q बटा T हुआ करता है, तो हम ये बात करते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये Q जो है ये चार्जेस को शो कर रहे हैं, तो द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। मतलब ये है कि जब तक के चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे उस वक्त तक करंट नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है, किसी भी वायर में से हम उस वक्त कहेंगे कि यहाँ से करंट गुजर रहा है जब उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। अब हमारे पास चार्जेस जो है हम जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हम अमूमी तौर पे हम करंट को ये भी कहते हैं करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिकली यहाँ से करंट गुजर रहा है। तो हम जरा गौर करते हैं कि कैसे मुमकिन है केमिकल रिएक्शन हो और वहाँ से करंट पैदा हो। तो करंट हमने सीख लिया कि अगर किसी भी वायर में से, मतलब हमारे पास कोई भी एक वायर है, इस वायर में से जब भी अगर इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो हम समझेंगे कि बेसिकली हमारे पास ये मटेरियल जो है या जो वायर है, इस वायर में से करंट गुजर रहा है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो अब हम ये बात देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अब हुआ क्या कि आपने सोडियम और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन के दौरान क्या होता है जरा वो हम गौर करते हैं। तो हम ये देखते हैं बच्चों अमूमी तौर पे जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम और क्लोरीन का, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू द क्लोरीन। ये रिएक्शन हम जानते हैं सारे ही कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं between the sodium and chlorine, so there is a flow of electrons from the sodium to the chlorine. In this way we will say that the sodium will carry a positive charge and chlorine will carry negative charge. So हम ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम पे चार्ज आया पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज क्या आया माइनस। तो अब जरा बच्चों और करें कि क्या इस केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया या नहीं किया। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन ने सोडियम से क्लोरीन की तरफ फ्लो किया। तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के थ्रू अगर फ्लो करवाए जाए, मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक तरफ अगर हम सोडियम रखते हैं और अगर हम दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन रखते हैं, तो अगर हम इन दोनों का अगर हम एक वायर के जरिए आपस में जोड़ दें तो ये बात की बात है कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है कि यहाँ पर किस तरह से जो आपका सर्किट है या हमारे पास ये रिएक्शन है वो न्यूट्रल रहेगा, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हम एक बर्तन में सोडियम रख दें और अगर हम एक बर्तन में क्लोरीन रख दें तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो सोडियम से क्लोरीन की तरफ होगा। और अगर हम दरमियान में अगर हम कोई भी
ये मीन अगर हम यहाँ पर कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस तरह हमारे पास गैल्वेनोमीटर है या हमारे पास बाकी जो कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्लेक्शन का होना इस बात का सबूत है कि यहाँ से बाकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो सोडियम से क्लोरीन की तरफ था। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ और रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का हुआ और इस दौरान इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया। तो इस तरह से अब हम ये बात जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को ही हम करंट का नाम दिया करते हैं। तो साबित हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को ही हम लोग करंट का नाम दिया करते हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि वाकई हम केमिकल रिएक्शन करा के करंट पैदा कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि क्या हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए भी करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन नहीं होना चाह रहा, वो रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो, मीन हमारे पास वो रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो क्या करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो कि खुद ब खुद होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमने सोडियम और क्लोरीन को हमने आपस में सिर्फ जोड़ा और ये खुद ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। तो अब ये काम खुद ब खुद हुआ। इस तरह हमारे पास पानी ऊपर से नीचे खुद आता है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस तरह हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, कोयले को आप आग लगा दें, लकड़ी को आग लगा दें, तो ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो चीज़ खत्म नहीं हो जाती। तो इस तरह के प्रोसेस कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो काम खुद ब खुद ना हो। मसलन अगर आप देखें पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है, तो ये अमल जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। हीट को हमने किसी भी ठंडे जिस्म से निकालना है, हालांकि होता ये है हीट जो है वो फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, लेकिन ये अमल स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप कोल्ड से दोबारा वापस हीट ले रहे हैं, अगर आप लेके आ रहे हैं हॉट की तरफ, तो ये अमल हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। सोडियम के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत थी, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेना था, उसने ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन लेने और देने के बाद सूरत हाल हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स बन गए। अब हम ये बात चाहते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन दोबारा सोडियम आयन की तरफ जाए, जो कि काम खुद ब खुद होने वाला नहीं है। मसलन ये हुआ आप चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रॉन वापस कर दें और सोडियम इलेक्ट्रॉन वापस ले लें, ताकि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करे सोडियम बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस करेगा तो ये हमारे पास क्लोरीन बन जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि ये काम ऐसा हो, ये ऐसे ही समझें कि हमारे पास क्या हुआ कि पानी को आप ऊपर से नीचे लेकर आ गए, अब ये काम खुद ब खुद हो गया। अब हम चाहते हैं दोबारा से हम पानी को नीचे से ऊपर ले जाएं, ये काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर आप लोग एनर्जी सर्फ नहीं करेंगे। तो ये अमल हमारे पास ये वाला काम, ये काम सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब आप यहाँ पर आप करंट यूज करेंगे, मीन जब आप यहाँ बैटरी यूज करेंगे, तो बैटरी क्या करेगी, सो बैटरी विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोराइड। बैटरी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पुल करेगी क्लोराइड से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने पर राजी था, ये इलेक्ट्रॉन देने पर राजी था। इलेक्ट्रॉन लेने और देने के बाद ये दोनों के दोनों स्टेबलाइज हो गए हैं। अब हम दोबारा इनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब ये काम क्योंकि खुद ब खुद होने वाला नहीं है, क्योंकि क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन दोबारा खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं 8 और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी 8 पूरे हो चुके हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस लेने पर राजी नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने इनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इनसे खींचने और वापस करने हैं। So battery will pull the electron from the chloride and will push the electron towards the sodium ion. कि बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी और इस सोडियम की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगी। अब हमने देखा कि किस तरह से सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और कैसे लिया, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल की और हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन ये हुआ जी, ये हमारे पास दोबारा से जो नेगेटिव आयन खत्म हो गया इसका और इसका पॉजिटिव आयन खत्म हो गया। मीन ये भी हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर करंट इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जान चुके हैं किस तरह से हम लोग करंट और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक पैदा किया करते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास में क्या हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है,
और फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास चीजें क्या हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से बच्चों जरा हम और करते हैं। पहले हम आते हैं इस बात की तरफ कि ऑक्सीडेशन क्या है और फिर हम देखते हैं रिडक्शन क्या है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, और फिर हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं अभी। तो बच्चों गौर कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है। गौर कीजिएगा हमारे पास कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि ऑक्सीडेशन का ताल्लुक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ है। रिडक्शन का ताल्लुक भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ ही हुआ करता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान अगर तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो या हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो या वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, इस अमल को हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। और इसका उलट अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन निकल रही हो या हाइड्रोजन उस अमल में दाखिल हो या इलेक्ट्रॉन उस अमल में दाखिल हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो अमल जो है वो रिडक्शन है। इन तीनों में से कोई एक काम भी हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। और कीजिएगा बच्चों, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे पास क्या है कि वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड अलोंग विद वी हैव क्लोरीन गैस। अब हम जब रिएक्शन करेंगे यहां से बनेगा हमारे पास HCl और साथ आपको हासिल हो जाएगा सल्फर। ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बच्चों जरा गौर करें कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, इस अमल के दौरान यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर सल्फर ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब सल्फर में तब्दील हुई तो क्योंकि इस अमल के दौरान हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहाँ पर गौर करें यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन का ना होने का मतलब क्या है कि इस अमल के दौरान हाइड्रोजन निकली, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के निकलने का अमल हो रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये अमल हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर करें यहाँ हमारे पास क्लोरीन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब क्लोरीन के बाद जब हाइड्रोजन ऐड हुई हम क्या कहेंगे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो हमने देखा कि इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई, इसमें रिडक्शन भी हुई। तो इस तरह का रिडक्शन इसके जो रिएक्शन कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें RED से मुराद रिडक्शन है और OX से मुराद ऑक्सीडेशन है। इस अमल में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और अगर उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब अगर एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हो, हम कहेंगे ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, रूल्स हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर मौजूद किसी एक पर्टिकुलर एटम का आप किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये हमारे पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर आपसे कहा गया जी कि आप यहाँ पर ना मैंगनीज का आप ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। तो बेटा इस हवाले से हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स जरा आप अगर बुक से पढ़ लेंगे या सुन लें कि हाइड्रोजन के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हाँ, जब साथ मेटल अटैच होगी तो उसके लिए फिर हमारे पास -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए अमूमी तौर पे -2 होगा, लेकिन हमारे पास पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और इस तरह पास बाकी जो सब ऑक्साइड वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंट होगा। लेकिन हमारे पास मैट्रिक में या आपके फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोई इस तरह का वैल्यू या इस तरह का कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें हमेशा कि हमने कहीं भी ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर -2 के अलावा कुछ और लिया। हमेशा आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही लेंगे जो हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड ईयर में या आपके पास मैट्रिक में दी गई है। साथ हमारे पास क्या है कि अब उसके बाद अगली बात क्या है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें से अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिया जाएगा और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में लेंगे। ठीक है, तो कोई एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम वही लेंगे। इस तरह हम देखें हमारे पास पोटेशियम आ रहा है तो पोटेशियम का क्योंकि अगर हम चेक करें तो इसका ग्रुप जो है हमारा +1 हुआ, सॉरी इसका ग्रुप जो है पहला हुआ करता है, तो पहले ग्रुप में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। मैंगनीज का हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, इसको वैसे लिख दें। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 हुआ करता है, 4 ऑक्सीजन है जब 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस सारे को आप इक्वल कर दें 0 पे,
ये हमारे पास बन जाएगा +1 प्लस मैग्नीज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो मैग्नीज माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मैग्नीज इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि हमारे पास 7 है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह हम यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस तरह हमारे पास है नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड में आपने कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए +1 लेंगे, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास -2 होगा, 3 है तो ये हमारे पास -6, ये +1 ये -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसको +5 होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं इसी की तरह हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। यहाँ जो बात अहम है वो ये हमारे पास के व्हाट इज मेटालिक कंडक्शन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के मेटालिक कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या फर्क है ये हम देखते हैं जरा। तो पहली बात ये है कि कंडक्शन क्या होती है। तो हम ये बात जानते हैं कि कंडक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज में से अगर आप करंट गुजारें और अगर उस मटेरियल में से करंट गुजरे, मीन हमारे पास ये कोई भी एक मटेरियल है, इस मटेरियल में से आप करंट गुजारना चाह रहे थे, तो हमने देखा कि इस मटेरियल में से करंट गुजरा। तो अगर किसी भी मटेरियल में से करंट गुजरे तो करंट गुजरने के अमल को हम क्या बोला करते हैं कि ये हमारे पास कंडक्शन है। तो अगर हीट भी गुजरे तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम इस चीज को भी हम लोग और हम इस अमल को भी कंडक्शन का नाम ही देंगे। मतलब आपने इस रॉड में से हीट गुजारी, हमने देखा कि हमारे पास हीट जो है वो गुजरी, तो फिर हम कहेंगे ये चीज हमारे पास थर्मली कंडक्टर है। और अगर आप करंट गुजारते हैं फिर हम कहेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो हम यह बात कर रहे हैं कि करंट के हवाले से, इसलिए हम यह बात कर रहे हैं हमारे पास कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है याद रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन याद रखिएगा बच्चों हमारे पास दो तरह की हुआ करती है कि एक हमारे पास हुआ करती है मेटालिक कंडक्शन और दूसरी हमारे पास हुआ करती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है, तो सिंपल सी बात यह है कि जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि हमारे पास मेटालिक कंडक्शन से मुराद क्या है, अगर आप किसी भी मेटल में से करंट गुजार रहे हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास मेटालिक कंडक्शन है। क्योंकि अब और ये बात याद रखिएगा कि मेटल्स के अंदर जो करंट गुजरता है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में से जो मेटालिक कंडक्शन, ये मेटल्स के अंदर जो मेटालिक कंडक्शन है, ये मेटल में से जो करंट गुजरने का अमल है वो मेटल्स में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हुआ करता है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हुआ करती है, याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ये है कि हमारे पास कोई देखिए यहाँ पर तो हमारे पास मेटल तो ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में हुआ करती है सिवाय मरकरी के, लेकिन हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए आप कोई भी सॉल्ट लेंगे और मतलब मीन आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें या फिर सॉल्ट ले लें, सॉल्ट जब तक सॉलिड स्टेट में होगा उसमें से उस वक्त तक करंट नहीं गुजरेगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए आपस में अटैच होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि करंट गुजरने के लिए तो चार्जेस का फ्री होना जरूरी है। तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं, जो कि आयनिक सॉलिड्स हैं, जिनके अंदर आयन्स हैं, वो आयन्स तो टाइटली बाउंड हैं। जब वो टाइटली बाउंड है तो उनमें से करंट नहीं गुजरने, क्योंकि वो आयन्स फ्री नहीं है, वो आयन्स जो है फ्रीली फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास के इस तरह अगर आप सॉल्ट के मीन के आप इस तरह का इसका सॉल्यूशन बना लें, इसको मेल्ट कर लें, मीन अगर हम इस सॉल्ट को मेल्ट कर लेते हैं या अगर हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लें तो फिर क्या होगा, अगर हम मेल्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, मोल्टन फॉर्म में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। अगर आप इसको उठा के पानी में डाल देंगे फिर भी क्या होगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। तो इस हालत में फिर हमारे पास करंट गुजरने का अमल है वो जारी रहेगा। तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये मटेरियल फिर कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि अपने में से करंट गुजरने दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास मटेरियल के जिनके अंदर मोल्टन स्टेट में पिघली हालत में या सॉल्यूशन की हालत में करंट गुजर जाए वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं और ये अमल कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन।
अब यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल क्या होगी? अब यहाँ जब हम करंट गुजारेंगे ना इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से, मीन अगर आप मोल्टन फॉर्म ले रहे हैं, अगर आप इसके सॉल्यूशन फॉर्म ले लेते हैं, अब जब भी अगर आप करंट गुजारेंगे तो क्या होगा सॉरी कि हम जब करंट गुजारेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ये मूव करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस तरह हमारे पास ये दूसरा डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन में। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। हमारे पास जब भी मेटालिक कंडक्शन होगी तो यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास एक तीसरा डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इसके लिए हमारे पास चीज का मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है, और यहाँ हमारे पास जो है कि मेटालिक कंडक्शन में हमारे पास चीज का मेटल होना जरूरी है। और यहाँ पर करंट जो है वो इन चार्जेस की वजह से गुजर रहा है, और यहाँ पर करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजर रहा है। तो हमारे पास बच्चों इसी के बाद आ जाती है कि हमारे पास कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जब हम जब करंट गुजारते हैं उनमें से तो चार्जेस बहुत ज़्यादा पैदा हो पड़े होते हैं उसके अंदर, तो करंट ज़्यादा गुजरता है, तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो चीज मतलब एक मटेरियल उसका आपने सॉल्यूशन बना लिया या आप उसको मेल्ट कर लिया। अब क्या है कि हमारे पास अगर आप उसको सॉल्यूशन ही बना लेते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होगा, अगर वो सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के बाद अगर बहुत सारे आयंस पैदा करें, मीन हमारे पास कोई मटेरियल था, इसको आपने पानी में शामिल कर दिया, अब इसने बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा किए, हम कहेंगे ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसने बहुत सारे चार्जेस पैदा किए हैं। और अगर ये बहुत कम आयंस पैदा करता है हम कहेंगे ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर आप पानी में एक ऐसा मटेरियल ऐड करें जो कि आयंस पैदा ही ना करे, हम क्या कहेंगे ये हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम ये करंट का इस्तेमाल इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, कि हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी या हमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम क्या करते हैं, फिर हम वो रिएक्शन जो है वो हम अगर हम वो रिएक्शन करंट के जरिए करते हैं तो हमें फिर वो रिएक्शन जो है, एक तो हमारे लिए वो रिएक्शन जो है वो हमें सस्ता पड़ता है और हमें उसके लिए ज़्यादा खर्चे भी नहीं आता हमारे लिए, और हमें प्रोडक्ट भी हमें आसानी से मिल जाएगा। इस तरह अगर हम देखें कि हमने नमक से सोडियम निकालनी है, या हम लोग ने क्या करना है कि हम लोगों ने कि सिंपली के सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करनी है, या हमने सीखना है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं। इस तरह ये अगर एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर अगर हमने किसी दूसरी मेटल की कोटिंग करनी है, उससे क्या होगा कि अब उसके लिए हम करंट यूज करेंगे। तो मतलब यह है कि हम इसका जो सेकंड पार्ट इसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हम इसको प्योरिफिकेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे पास ओ लेवल्स की बुक्स में भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।